Hello class, it's a new chapter and third chapter of class 6, that is fiber to fabric, and it's a lecture number 1. So let's see about the introduction about fabric. Any fabric is made up of yarns arranged together which are further made up of still thinner strand called fibers. Fabric means cloth, ठीक है. तो क्लोथ्स कैसे बनते हैं? यार्न मीन्स जिन दो, जैसे आपने ऊन के गोले देखे हैं ना, ऐसे यार्न्स में जो फाइबर्स हैं वो लपेटे होते हैं. सो टू डिफरेंट टाइप और डिफरेंट कलर ऑफ यार्न्स और द सेम कलर ऑफ यार्न्स आर अरेंज टुगेदर. जैसे आपने देखा स्वेटर बुनते वक्त दो वो होती है, निटिंग स्टिक होती है जिससे बुनाई होती है. ऐसे टू यार्न्स से जब टुगेदर एक साथ दो थिन स्ट्रैंड्स, थिन फाइबर्स से कपड़े की बुनाई होती है तो फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है. थ्रेड लाइक पार्ट इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल टिश्यू इज कॉल्ड फाइबर्स. थ्रेड लाइक मीन्स थिनेस्ट पार्ट. थ्रेड जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उनकी मदद से ही फैब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है. एंड दीज आर नोन एज द फाइबर्स. यू हैव सीन द थ्रेड. आपने कपड़ों में देखा है रेशे निकले होते हैं थ्रेड, तो उन्हीं थ्रेड से बुनाई होकर के फैब्रिक या क्लोथ्स का फॉर्मेशन होता है. दे आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड पेरिएबल एनफ टू स्पन इनटू yarn and woven into fabrics. They are raw materials. Raw means directly we get from the plants or animals, or the रॉ मटेरियल्स या कच्चा कहते हैं, जो कि हमें प्लांट से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी मदद से फिर हम फैब्रिक्स का फॉर्मेशन बुनाई के द्वारा करते हैं. सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, फाइबर्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर. तीन तरह के होते हैं. नेचुरल जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं. नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक जो कि थोड़े हमें नेचर से, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं और कुछ आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. और एक होते हैं फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो पूरे आर्टिफिशियल चीज़ों से बनाते हैं, उनमें नेचुरल चीज़ों का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. So let's see, first is about the natural fiber. In class 6 you have to learn only about the natural fiber. In next class you are going to learn about the synthetic and the semi-synthetic fibers. So first is natural fibers. Fibers obtained from plants and are called plant fibers, and fibers obtained from animals are called animal fibers. वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें एनिमल फाइबर, और इन दोनों को ही कॉमनली नेचुरल फाइबर कहते हैं. And plant and animal fibers together are called natural fiber. For example, cotton, jute and silk. Cotton we get from plant, jute we get from plant, silk we get from the animal. तो ये दोनों ही प्लांट, तीनों ही प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. तो कॉटन एंड जूट आर नोन एज, ये दोनों प्लांट से मिलते हैं तो इन्हें प्लांट फाइबर कहते हैं. और सिल्क एनिमल से मिलता है तो इसे एनिमल फाइबर कहते हैं. लेकिन कॉमनली इन तीनों को क्या कहा जाएगा? नेचुरल फाइबर, बिकॉज प्लांट एंड एनिमल both we get from the nature, so that is known as the natural fiber. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant. Cotton, jute हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से. सिल्क और वूल जो है वो हमें एनिमल से. So wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. आपने देखा है कि ऊन हमें शीप या गोट से मिलता है, और शीप या गोट की फ्लीस से मिलता है. फ्लीस मीन्स कि उनकी बॉडी पे एक पतली स्किन होती है जिससे बाल लगे होते हैं, और इसी फ्लीस को रिमूव करके और इसी फ्लीस से हमें क्या मिल जाता है? ऊन मिल जाता है. तो इसी फ्लीस को उसी स्किन को रिमूव करते हैं जिसे कि फ्लीस कहते हैं. दैट इज नोन एज फ्लीस. Wool is obtained from the fleece of the sheep or goat. That's why whenever we remove the hair or we remove the wool from the sheep, they never get tattered. उन्हें चोट नहीं लगता. ठीक है. Like when we remove our hairs, हमें नुकसान नहीं पहुंचता, किसी तरह की चोट नहीं होती. ऐसे उनकी बॉडी में भी, शीप की बॉडी में भी ऊन होते हैं, या गोट की बॉडी में भी वूल लगे होते हैं. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. ऊन हमें याक, कैमल और रैबिट से भी मिलता है.
सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर हमें सिल्क के कोकून से मिलता है। अब आप कहेंगे कोकून क्या होता है? सिल्क का जो इंसेक्ट होता है वो अपने चारों ओर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, और यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर दे कन्वर्टेड इनटू द सिल्क, एंड द टाइम व्हेन द सिल्क वॉर्म इज covered with the thread like structure, this is known as cocoon. Next see cotton. तो पहले हम पढ़ते हैं about the plant fibers. तो first is cotton. It is cultivated where warm and sunny weather stays for at least half of the year. ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. Cotton plants require warm temperature ranging between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius with sunny and dry weather. कॉटन ऐसी जगहों पे ग्रो करता है जहाँ का टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, धूप होता है और डे कैसा होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है. बाई द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज अनदर कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ. मीन्स जहाँ पे बारिश 50 से 80 सेंटीमीटर होती है. ब्लैक सॉइल विच हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. और मिट्टी कैसी चाहिए होती है? काली मिट्टी. क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है. अभी हमने बताया कि उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, तो नमी चाहिए होता है, तो जहाँ नमी होता है ब्लैक सॉइल में वहाँ आसानी से ग्रो करते हैं. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल आर अबाउट ऑफ अ लेमन. जितना बड़ा नींबू होता है ना उतना ही बड़ा कॉटन का फूल होता है, फ्रूट होता है सॉरी. आफ्टर मैच्योरिंग, जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर. जैसे ही फाइबर जो फ्रूट है वो मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, वैसे वो फट जाते हैं और सीड जो उसमें होते हैं उनमें से फाइबर, कॉटन का फाइबर दिखने लगता है. कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड. अब उस कॉटन फाइबर को, जो नींबू के बराबर फ्रूट था कॉटन का, उनमें से बीज को अलग और फाइबर्स को अलग करके ज़्यादातर हाथ से ही अलग किया जाता है, हम कलेक्ट कर लेते हैं. फाइबर्स आर देन स्प्रेड फ्रॉम द सीड एंड कंबाइंड. अभी बताया कि बीज से अलग कर लिया जाता है और एक जगह रखते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. और कॉटन के फ्रूट में से कॉटन के बीज को और थ्रेड को अलग अलग करने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. ट्रेडिशनली मतलब पहले जो बहुत साल से, बहुत सदियों से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनली वो हाथ से ही होता था. बट दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. लेकिन आजकल मशीनरी का भी यूज़ किया जाता है और मशीन की मदद से सीड को और फाइबर्स को जल्दी से अलग कर लिया जाता है, जिससे टाइम भी कम लगता है और अच्छे से सेपरेशन भी हो जाता है. तो पहले हाथ से करते थे, बट नाउ इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन. Cotton plant and cotton ball. Cotton is used in the manufacture of fish net. Cotton का use fish nets, coffee filters, tent, in book binding, इस सब में cotton का use किया जाता है. आप तो जानते हैं कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं. कॉटन के सीड से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. The cotton seed which remain after the cotton is separated from its seed or gind, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल. और जो हमने कॉटन के फाइबर से सीड बीज अलग किया था, उस बीज का भी यूज़ होता है, उससे कॉटन सीड ऑयल बनता है. और जो कॉटन निकलता है उससे तो आपको पता है कि कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, नेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. विच आफ्टर रिफाइनिंग कैन बी कंज्यूम्ड लाइक एनी अदर वेजिटेबल ऑयल. जो कॉटन की सीड से, बीज से जो कॉटन का तेल निकलता है उसको साफ़ किया जाता है. रिफाइंड में साफ़ किया जाता है. एंड देन इट इज़ यूज लाइक द कॉमन edible oil as we are using the olive oil, mustard oil, refined oil. So cotton oil is also used for as a food. Next is the cotton seed meal that is left is generally fed to livestock. जो कॉटन का सीड बीज बच जाता है, देखो यहाँ पे अलग किया जा रहा है, गिनिंग की जा रही है, बीज को और थ्रेड को अलग कर रहे हैं हाथ के द्वारा, उससे भी फॉडर के रूप में काम आता है जानवरों पे. इन इंडिया मेन कॉटन प्रोड्यूस स्टेट आर, जहाँ कॉटन होता है
महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, साउथ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। हम कॉटन के क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉटन हमारे देश में होता है। नेक्स्ट इज जूट। इट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी पार्ट, इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट आपने देखा है, जूट के बोरे देखे हैं, घरों में जो अनाज आता है वो जूट के बोरे में आता है, ब्राउन कलर का, तो वो सबसे चीपेस्ट है, सॉफ्ट होता है, इसके थ्रेड सॉफ्ट भी होते हैं, थोड़े कर्स भी होते हैं। जूट फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। सेलुलोज और लिग्निन का बना होता है। लिग्निन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिससे सारे फाइबर आपस में चिपक जाते हैं। जूट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप। जूट कब होता है, रेनी सीजन, बरसात के दिनों में। ग्रो बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, गर्म भी होता है और ह्यूमिडिटी भी पाई जाती है। जूट प्लांट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल फ्रॉम 120 mm टू 150 मिलीमीटर, जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टिवेशन इज कंसनट्रेटेड इन डेल्टाज ऑफ गंगा। 85% जो जूट का कल्टीवेशन है वो कहाँ होता है, गंगा के डेल्टा में। तो जूट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है, क्योंकि हमारे देश में जूट बहुत कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होता है। नेक्स्ट इज निटिंग। ये सब जूट के प्रोसेस है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग किसे कहते हैं, जब एक सिंगल यार्न जो यूज़ होता है फैब्रिक, कपड़ा बनाने के लिए, तो उसे निटिंग कहते हैं। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब यार्न में के फाइबर से कपड़े की बुनाई होती है तो उसे स्पिनिंग कहते हैं। इन द प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट ऑफ एंड ट्विस्टेड। पहले यार्न को ट्विस्ट किया जाता है, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और फिर इस फाइबर्स को ट्विस्ट करने के बाद यार्न में लपेटा जाता है। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंज टू सेट ऑफ यार्न। जब दो सेट यार्न के, दो डिफरेंट सेट ऑफ यार्न टुगेदर मेक अ फैब्रिक, एक साथ फैब्रिक बनता है, तो इसे वीविंग कहते हैं। ठीक है, ये निटिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। सो आई होप ईजी सा था, आपको क्लियर हो गया होगा। सो इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द jute and we have learned about the cotton. In the next lecture we are going to learn about the silk fiber. So I hope it's clear to you all. तब तक के लिए पढ़ते रहिए। Happy learning, keep learning.